जहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 3, जहाँ तक मैंने किया था लास्ट लेक्चर में, एक सेकेंड, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो इसके बाद से हम देखेंगे एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने सारा रिकॉर्ड किया था बट वॉइस किसी कारण से उसमें नहीं आया, तो 14 मिनट के अराउंड का ही लेक्चर बन पाया। बाकी हम अभी कवर कर लेते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड देयर बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट है। अब हमें याद रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये पहले इधर देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में यूज होता है ये 4 एलिमेंट, न्यूक्लिक एसिड में, लिपिड में और प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक है ना। अब एक बात याद रखना है, जो प्रोटीन होता है मीन्स अमाइनो एसिड से बना होता है, अमाइनो एसिड, ठीक। तो अमाइनो एसिड में आपको कार्बन देखने मिलेगा, हाइड्रोजन देखने मिलेगा, ऑक्सीजन देखने मिलेगा और नाइट्रोजन देखने मिलेगा, ठीक। इन चारों के बिना अमाइनो एसिड हो ही नहीं सकता। कोई अमाइनो एसिड ऐसा है जिसमें ये 4 एलिमेंट नहीं है, ये 4 एलिमेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चारों नेसेसरी है किसी भी अमाइनो एसिड में होने के लिए। और बात करें हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादातर आपको कार्बन देखने मिलेगा, ऑक्सीजन देखने मिलेगा और हाइड्रोजन देखने मिलेगा, और कुछ नहीं। ये आपको कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो ये याद रखना है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। बेसिकली अगर मैं कोई एक प्रोटीन का मतलब कोई एक अमाइनो एसिड बना के दिखाऊँ मैं आपको, एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो मैं एक अमाइनो एसिड, सिंपल अमाइनो एसिड, सबसे सिंपल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। तो मैं ग्लाइसिन बना के दिखाता हूँ। तो एक यहाँ पे कलर कुछ चेंज कर लेता हूँ। तो ग्लाइसिन ऐसा होता है, एक कार्बन से इधर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। और इधर NH2 अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, नीचे एक हाइड्रोजन होता है, ऊपर एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन है ये। बट अब क्या करोगे ना, अगर ग्लाइसिन में आप यहाँ पे ये हाइड्रोजन को हटा के CH3 जोड़ दोगे, ठीक है ना, इस कार्बन से CH3 जोड़ दोगे, तो ये अब बन जाएगा एलेनिन, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, सिर्फ हाइड्रोजन होता, तो ग्लाइसिन कहलाता। अगर CH3 है इस पोजीशन पे, तो वो एलेनिन होता है। बेसिकली अगर मैं अमाइनो एसिड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा अभी, ज़रूरी है। अमाइनो एसिड में, किसी भी अमाइनो एसिड में देखोगे तो ये आपको ये तो एक जैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। एक आध केस होगा तो देखेंगे जब अमीन ग्रुप इमीन बन जाता है। तो अभी बात करते हैं, ये ग्रुप चेंज होता रहता है, कभी H होगा, H है यहाँ पे तो ये कहलाएगा ग्लाइसिन, अगर यहाँ पे CH3 है तो एलेनिन। बाकी 20 अमाइनो एसिड हम देखेंगे आगे आने वाला है, बस थोड़ा बहुत बताना था कि अमाइनो एसिड कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने मिलता है। आगे बढ़ते हैं, सल्फर की बात करते हैं। कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है ना, कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें सल्फर आता है, तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो सोडियम का रोल देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है ना। सोडियम का याद रखिए कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर बात करें तो यहाँ पे अगर सोडियम की, तो और एक चीज़ बात कर लेते हैं एक साथ ही, सोडियम के साथ ही बात कर लेते हैं हम पोटेशियम की। तो पोटेशियम भी सेम काम करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को सेल में मेंटेन करके रखेगा, रेगुलेट करेगा, और ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इसमें इन्वॉल्व भी रहेगा। बाकी और एक काम करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है पोटेशियम, ठीक है ना। तो पोटेशियम और सोडियम को हमने एक साथ देखा कि दोनों का काम एक जैसा है, दोनों के फंक्शन मिल रहे हैं। तो अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो ये को फैक्टर होता है, ठीक है ना, एक्ट एज को फैक्टर कुछ एंजाइम के लिए, काइनेज एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। को फैक्टर ऑफ काइनेज एंजाइम का को फैक्टर होता है, और काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक है ना। तो हम याद रखेंगे मैग्नीशियम जो है वो को फैक्टर होता है काइनेज एंजाइम का, ठीक है ना, को फैक्टर ऑफ काइनेज एंजाइम। अब काइनेज एंजाइम क्या करता है, वो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। अब कैल्शियम की बात करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ, ये लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या देखना है हमें यहाँ पे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है कौन, कैल्शियम।
और पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम सेम क्यों है, किस फंक्शन में सेम है? अगर पूछा जाए कि कैल्शियम का फंक्शन, कैल्शियम और पोटेशियम किस मामले में इन दोनों का सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है दोनों में, तो दोनों ही हेल्प मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं। और पोटेशियम और सोडियम क्या सिमिलरिटी है दोनों में, दोनों के फंक्शन में, कि दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कर रहे हैं। अब कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट, ब्लड को क्लॉटिंग करवाता है, प्रमोट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 12th में। ठीक, एक सेकेंड, क्लास 11th में पढ़ा हुआ है ये हमने, क्लास 11th में होगा ये ब्लड वाला चैप्टर, उसमें पढ़ा होगा आपने। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस होता है। अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है अगले क्लास में, जब अगर डीएनए का आएगा तब बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी बस याद रख लो कि न्यूक्लियोटाइड होता है, हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस पाया जाता है। एटीपी, ये तो नाम से ही काफ़ी है, यहाँ पे तो आपको नाम पे ही दिख रहा होगा, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप मतलब फॉस्फोरस, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का काम मिल रहा है किस मामले में, कि दोनों बोन और टीथ के स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल बफर होता है। अभी बायोलॉजिकल बफर पे आगे बहुत अच्छी लंबी क्लास करेंगे, अभी बस इतना यहाँ पे बस हमें याद रख लेना कि क्लोरीन हेल्प करता है, क्लोरीन होता है कंपोनेंट किस चीज़ का, बायोलॉजिकल बफर का। अब सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो स्टमक है, जो स्टमक है वहाँ पे जो HCl बन रहा है, इस स्टमक में जो ग्लैंड है उसको बोल रहे हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो वहाँ जो HCl का सिक्रेशन हो रहा है, तो HCl में Cl कंपोनेंट HCl का, ठीक है ना, तो क्लोरीन। बात करते हैं हम कॉपर की। तो ये को फैक्टर होता है कुछ एंजाइम्स का, ठीक है ना, कुछ को फैक्टर के तौर पे काम करता है कॉपर, ठीक है। कॉपर इज को फैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम, कुछ बहुत सारे, मतलब एक दो एंजाइम नहीं है, बहुत सारे एंजाइम है, कुछ एंजाइम के लिए को फैक्टर के तौर पे काम करता है। आयोडीन क्या होता है? अब आयोडीन थायराइड हार्मोन में होता है, ठीक है। अब फेरम इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम में आपको आयरन देखने मिलेगा, और हीमोग्लोबिन का तो पार्ट होता ही है आयरन। आफ्टर गोइंग थ्रू अवर टेबल वी नीड टू रियलाइज दैट फ्रॉम शेप और साइज, फॉर्म्स, शेप और फॉर्म्स, जो फॉर्म्स होते हैं शेप और साइज और बायोमोलिक्यूल में बी डिफरेंट बट देयर बेसिक कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम, लेट अस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो, एक सेकेंड, जो बायोमोलिक्यूल्स का जो फॉर्म है, मीन्स बायोमोलिक्यूल का शेप और साइज, वो डिफ़र हो सकता है, वो डिफ़र कर सकता है। जैसे कि मैंने अगर बताया, मैं अगर कुछ एग्जांपल लूँ अभी ऐसे ही, तो हम आगे देखेंगे। मान लेते हैं कोई बायोमोलिक्यूल है, हम प्रोटीन का एग्जांपल लेते हैं, चलो अमाइनो एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मैं वही वाला ले लेता हूँ, ग्लाइसिन और एलेनिन, और ले लेते हैं वैलिन। अगर एक हाइपोथेटिकल हम कुछ मान के चले, मान लेते हैं दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, किसी में ग्लाइसिन पाया जाता है 20%, किसी में एलेनिन पाया जाता है, इसमें एलेनिन है 20%, ठीक है। तो एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, मान लेते हैं ये 15% है, चलो, और इसमें वैलिन है, इसमें वैलिन है, इसमें ल्यूसीन है, तो दो अमाइनो एसिड है इसके पास, इस ऑर्गेनिज्म में दो अमाइनो एसिड है, ल्यूसीन और एलेनिन, इसमें ग्लाइसिन और वैलिन, ठीक है। अब ग्लाइसिन और वैलिन मिला के कितना परसेंट है? 15%। यहाँ पे एलेनिन और ल्यूसीन मिला के कितना परसेंट है? 15%। अब दोनों में प्रोटीन का मात्रा क्या है? 15% इसमें भी प्रोटीन है, मतलब कि अमाइनो एसिड बोलते हैं, दोनों में अमाइनो एसिड का मात्रा क्या है? इसमें भी 15% अमाइनो एसिड है, इसमें भी 15% अमाइनो एसिड है, तो परसेंटेज तो सेम है, बट इसमें अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, यहाँ पे एलिनिन है, यहाँ पे वैलिन है, यहाँ पे ल्यूसिन है। तो वही बोल रहे हैं कि जो फॉर्म और शेप है, साइज है
और बायोमोलिक्यूल में भी डिफरेंट, बट देयर बेसिक कंपोजिशन जो है कि अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें भी अमाइनो एसिड 15% है, इसमें भी 15% है, लेकिन दोनों अमाइनो एसिड अलग अलग है, कंपोजिशन का स्ट्रक्चर अलग है, शेप साइज अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। Non-living to living, it might be surprising to know that major biomolecules are synthesized from non-living inorganic chemical elements. जो ज़्यादातर जो बायोमोलिक्यूल है वो किस कैसे बनाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से, मतलब कि अगर कार्बन है, सेल के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट्स हैं सेल के पास, किसी तरीके से गए ट्रांसपोर्ट होके। अब सेल क्या करेगा, इनको अरेंज कर लेगा, इनको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में अपने हिसाब से जोड़ लेगा, और जो डिजायर्ड है इनके लिए, जो ये चाहता है बनाना, वो ऐसा कुछ बना लेगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को सेल आपस में अपने मनचाहे रूप में ढाल के जो चाहेगा बना लेगा। इन सब से वो प्रोटीन बनाना चाहे तो प्रोटीन बना सकता है, कार्बोहाइड्रेट बनाना चाहे कार्बोहाइड्रेट बना सकता है। When we observe these non-living elements, they exhibit all the physical and chemical properties that are characteristics of non-living और lifeless material। अगर इन एलिमेंटल फॉर्म को देखोगे, अगर मान लो अगर आपके पास है 2 ग्राम कार्बन है, 3 ग्राम नाइट्रोजन है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है, कुछ ऐसे मान लेते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी शो करेगा तो इनऑर्गेनिक, वो तो नॉन लिविंग चीज़ जैसी होगी, कोई लिविंग चीज़ तो है नहीं वो। ठीक है ना, कोई लिविंग चीज़ तो रहेगी नहीं। लेकिन जब उसको ऐसे अरेंजमेंट में जोड़ा जाता है ताकि वो एक प्रोटीन फॉर्म कर ले, और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर ले, लिपिड फॉर्म कर ले, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म कर ले, और वो केमिकल्स एक दूसरे के साथ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब शो होता है कि हाँ ये लिविंग मॉलिक्यूल है। बट दीज लाइफलेस एलिमेंट्स अरेंज टू फॉर्म बायोमोलिक्यूल, ये आपस में ऐसे अरेंज होते हैं कि बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे। ठीक है ना, और एक बात याद रख लेना, वाटर कोई बायोमोलिक्यूल नहीं है। देयर प्रिसाइज इंटरेक्शन विद ईच अदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इनसाइड ए सेल। उनके आपस का इंटरेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होता है लाइफ को मेंटेन करने में। मान लेते हैं सेल के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रही एक दूसरे से। इनको कुछ प्रोटीन प्रोटीन का कोई इंटरेक्शन नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लिक एसिड से, लिपिड से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये आपस में सारी केमिकल्स आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, बट इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, और लाइफ मेंटेन इसी तरीके से रहती है इनके इंटरेक्शन की वजह से। सेल्स के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल के आपस में के इंटरेक्शन की वजह से लाइफ पॉसिबल रहती है। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, इनकी बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल शुगर देख रहे हैं, सिंपल शुगर का एक यूनिट होता है, इसको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है ना, मोनोसेक्राइड। और जब एक यूनिट से ज़्यादा यूनिट आपस में जब यूनिट आपस में एक सेकेंड, थोड़ा रंग बदलने दो। हाँ, जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो वो फॉर्म करते हैं पॉलीसेक्राइड को। ठीक, बेसिकली अगर आगे जब बताएंगे कार्बोहाइड्रेट तो बताएंगे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है ना, तो अभी बस याद रखना है हमें इसमें इतना था कि दो मोनोसेक्राइड के बीच का जो बॉन्ड है, एक सेकेंड, तो अभी बस हमें इतना याद रखना है कि दो मोनोसेक्राइड के बीच की जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड कहलाता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है ना, और यहाँ पे बात करते हैं अमाइनो एसिड की, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ठीक है, और ये एक चेन फॉर्म करेंगे जो जो प्रोटीन कहलाएगा। अब दो अमाइनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ये याद रखना था बस हमें। ठीक है,
अब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल सकते हो। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर क्यों बोल रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। और ये न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर कौन होता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। प्रोटीन का मोनोमर अमाइनो एसिड। सिंपल शुगर किसका मोनोमर होता है, पॉलीसेकेराइड का, या तो इसको सिंपल शुगर को मोनोसेकेराइड बोल सकते हो। बात करते हैं इसी टाइप को एंजाइम ए का। तो ये इन्वॉल्व होता है लिपिड के फॉर्मेशन में, पामिटिक एसिड के फॉर्मेशन में, बाकी और भी बहुत सारे रोल होते हैं इसके। अब इन योर लोअर क्लासेस यू माइट हैव स्टडीड दैट डीएनए एक्ट एज हेरिडिटरी या जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। लास्ट हमने छोटे अपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है ये चीज़। दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। पता है ये हमें कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में इन्फॉर्मेशन लेके जाती है डीएनए। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल पोजेसेस स्ट्रक्चरली सेम डीएनए, कि जो प्लांट सेल के अंदर का जो डीएनए है और जो एनिमल सेल का डीएनए है उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, दैट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। दैट इज कंपोज, एक सेकेंड, कंपोज ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर नाइट्रोजन बेसिस लाइक एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिडिन, ठीक है ना। जो आपका जो डीएनए होता है वो किस चीज़ से बना होता है, वो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोस शुगर, ठीक है ना, पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों से मिलके बना होता है क्या, ये आपका नाइट्रोजन इन तीनों से मिलकर बना होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे, वो क्या बनाएंगे, डीएनए। और जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस की बात करें वो ये चार है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिडीन। और एक होता है यूरेसिल, वो वो डीएनए में नहीं पाया जाता, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, ठीक है ना। आपको 5 याद रखने हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिडीन और एक यूरेसिल, ठीक है ना। बाकी प्यूरिन और पायरिमिडीन में बांटा गया है, वो हम किसी दिन अगले किसी एक दिन में लेक्चर लूँगा अलग से इससे, उसमें बताऊँगा मैं। दो दिस डीएनएज आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, दे डिफर इन देयर फंक्शन, इनके फंक्शन अलग होते हैं, ठीक है ना। दो ऑर्गेनिज्म है तो उनके अगर दो ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं, ठीक है, तो ए और बी, ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी, दोनों का डीएनए का स्ट्रक्चर सेम है बट इनके फंक्शन अलग अलग हैं। एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो अलग है। हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन स्पाइट ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज, इनका स्ट्रक्चर भले ही सेम है इन डीएनए हेलिक्स एंड नाइट्रोजन बेसिस कंपोजिशन, नाइट्रोजन बेस का कंपोजिशन सेम है, हेलिकल का स्ट्रक्चर सेम है, डीएनए हेलिक्स का स्ट्रक्चर एक समान है, नाइट्रोजन बेस का कंपोजिशन कंपोजिशन एक समान है, बट दे डिफर इन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में अंतर होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में अंतर होता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँ, एक सेकंड ये मिटा लेने दो, मिट क्यों नहीं रहा, ठीक है, मैं एक सेकंड लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। चलिए, हम यहाँ पे दो डीएनए, ये दोनों डीएनए का स्ट्रक्चर एक समान है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडिनिन, ठीक है। अब बात करते हैं ये
कंपेयर करते हैं, स्ट्रक्चर तो एक समान है, स्ट्रक्चर दोनों का एक समान है। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन भी एक समान ही होती है, जितना इधर न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही इधर भी होगा। अगर मान लेते हैं इसमें 2% है, 2% एडिनिन, तो इसमें भी सेम है, इसमें भी 2% एडिनिन होगा। अगर यहाँ पे 2% ग्वानिन है, यहाँ पे भी 2% ग्वानिन होगा। कंपोजिशन तो सेम रहता है, न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन दोनों में सेम रहता है, बट डिफरेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे AGCA सीक्वेंस देखो, पहले एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, यहाँ पे सीक्वेंस देखो AATG, सीक्वेंस अलग है। तो ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस बदल जाते हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस सेम नहीं रहते हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन डाइवर्सिटी, फंक्शनल डाइवर्सिटी। इसीलिए इन सीक्वेंस की वजह से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अलग होता है, इसलिए फंक्शनल डाइवर्सिटी होता है। बाकी तो स्ट्रक्चर सेम होता है, कंपोजिशन भी सेम होता है। In nature, every living cell is capable of synthesize desired biomolecule according to the genetic information available in the DNA sequence. DNA sequence में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, उन इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के जो वो बायोमोलिक्यूल बनाना चाहता है वो सेल अपने आप बना लेती है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को आपस में एक दूसरे से जोड़ के। इन दिस प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल, enzyme machinery present in living cell uses chemical element as precursor। जो केमिकल एलिमेंट हमने पढ़े, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एज ए प्रिकर्सर यूज किया जाता है इन सबको, ठीक है। और इनको आपस में जोड़ के क्या बना दिया जाता है, जो भी डिजायर बायोमोलिक्यूल है। अगर कार्बोहाइड्रेट बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बना लो। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनाना है, फ्रक्टोज बनाना है, सुक्रोज बनाना है, माल्टोज बनाना है, ठीक है ना, राइबोज बनाना है, जो बनाना है वो बन जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी बनाने की, वो डीएनए में होगा, ठीक है। डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होगा वही बनेगा। एलिनिन बनाना है तो एलिनिन का इन्फॉर्मेशन होगा, ग्वानिन बनाना है तो ग्वानिन का सारी जो बनती है, अगर डीएनए में इन्फॉर्मेशन है तो बनेगी, ठीक है ना। ऐसा कोई केमिकल नहीं बनेगा जिसका इन्फॉर्मेशन डीएनए में है ही नहीं। वो अगर आप बाहर से लोग तो वो अलग बात है, सेल कुछ ऐसा नहीं बना पाएगा जिसका इन्फॉर्मेशन डीएनए में है ही नहीं। डिसाइड कि आप डीएनए में कुछ नया इन्फॉर्मेशन डाल दो जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ठीक है ना, बाद में बात करेंगे इस चीज़ों की। तो जो होता है ये जो जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनता है वो इंजाइम मीडिएटेड होता है, कि इंजाइम मशीनरी चलती है। ये जो जिस प्रोसेस से बनता है वो इंजाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कुछ इंजाइम होते हैं जो इस प्रोसेस को करवाते हैं। सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन वी हैव बीन स्टडिंग दैट बायोमोलिक्यूल आर वाइटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हम जानते हैं। लेट अस नो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन एग्जिबिटेड बाय बायोमोलिक्यूल, ठीक है। यू विल बी स्टडिंग इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वाइटल मोलिक्यूल्स इन द नेक्स्ट यूनिट। हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे इन सबके स्ट्रक्चर क्लासीफाई करेंगे, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। अभी तो ये बेसिक्स चल रहा है हमारा। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट का। मेन काम क्या होता है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। बाकी बहुत सारे काम है, ये सिंपल एक काम नहीं है कि बस एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। छोटे मोटे हम कुछ मेन पॉइंट्स देख रहे हैं बस। प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के फॉर्म में, स्ट्रक्चर बनने में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक मायोसिन एंड मसल में मायोसिन और हेयर में केराटिन जो भी बोलोगे। एक्टिन और मायोसिन दो होते हैं मसल में। बिल्ड न्यू सेल फ्रॉम फॉर ग्रोथ, नए सेल बनाते हैं ग्रोथ के लिए। और डैमेज टिश्यू को रिन्यू करता है, ठीक है। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लोटिंग में ये इन्वॉल्व होता है। एंड हीमोग्लोबिन में भी होता है। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हमने तो वैसे अभी पढ़े नहीं है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं। सबके बारे में अगर आएगा अगले लेक्चर में तो बताएंगे कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है। बस इतना याद रखना है कि ये इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ के सिंथेसिस में, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लोटिंग सिंपल एक कैस्केड प्रोसेस होता है। ब्लड क्लोटिंग एक कैस्केड के थ्रू होता है, मतलब कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं ब्लड क्लोटिंग में। तो उसमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। और हीमोग्लोबिन ये भी प्रोटीन है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। वैसे हीमोग्लोबिन इज नॉट ए प्रोटीन, हीमोग्लोबिन को बनने में प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। हमें याद रखना है सारे एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन।
अब लिपिड की बात करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, बट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा। अब फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, बात एक ही है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ वैक्स, वैक्स का सिंथेसिस करता है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हेरिडिटरी फैक्टर होता है, बाकी अलग बहुत सारे काम होते हैं, इस सेल के अंदर होने वाली सारी रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना। और एक बात करना था कि जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है कौन, लिपिड। तो यहाँ पे एक देखना है हमें, कहाँ गया, वाटर के बारे में, कि वाटर रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है ना। वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। अगर वाटर जैसा कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, लेट्स सपोज अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है ना, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता। ये हम अगले यूनिट में देखेंगे वाटर का इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे वाटर के क्या क्या काम करता है। तो अभी याद रखना है कि रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर में वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। लिपिड से बहुत ज़्यादा गुना, बहुत ज़्यादा, लिपिड तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। वाटर बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में। और कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमेशा बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन करके रखते हैं, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 रहेगा, बाहर कुछ भी हो, बाहर नेगेटिव हो, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो, कुछ भी हो, हमारी बॉडी चाहेगी कि बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहे, 37 पे बना रहे। तो वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ को मेंटेन करने में। अब ये पिक्चर आपको दिखा रहा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, उनको आप आपस में एक दूसरे को अरेंज करके कुछ से कुछ बना सकते हो, ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो। इन ब्लॉक्स को वापस से डिसमेंटल करके कुछ अलग बना सकते हो। एक टॉय हाउस सिस्टम मॉडल है ये। यू कैन डिसमेंटल एंड रीअरेंज दिस ब्लॉक्स टू फॉर्म अनदर शेप। टॉय, बचपन में अगर आपने खेला हो इस चीज़ से, तो अगर अब इमेजिन करो कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इन सब, ये सब आपके पास है, आप इनको अरेंज करके कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स इनको अरेंज करके बना सकते हो। डेट रीअरेंज इन्वॉल्व इनसाइड लिविंग सेल्स टू फॉर्म डिजायर बायोमोलिक्यूल। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बायोकेमिस्ट्री। एक सेकेंड। यूनिट ऑफ एनी मेजरमेंट प्ले ए वाइटल रोल इन द रूटीन लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम यूजिंग मिल्क टू किचन टू परचेजिंग। एक सेकेंड, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इसमें कुछ खास है नहीं। दिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट फैसिलिटेट साइंटिफिक अप्रूवल। हाँ, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना, ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फ्रेंच में इसको बोला जाता है ले सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो बोलना चाहो आप। डेवलप इन 1960s फ्रॉम एन ओल्डर मैट्रिक सिस्टम। आपने माइक्रोग्राम सुना होगा, मिलीग्राम सुना होगा, लीटर सुना होगा। टू एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस, आपने सब यूज होते देखा होगा। मेन तो आपका ये है, यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। एक सेकंड बताता हूँ, पहले देख लें। किलोग्राम केजी होता है, केजी में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम को जी लिखते हैं, मिलीग्राम को mg लिखते हैं, माइक्रोग्राम को म्यू। ये म्यू का, एक सेकंड, ऐसे जो म्यू, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ये जो ऐसे म्यू लिखते हैं इसको बोलते हैं माइक्रो, ये ग्राम। ये म्यू का मतलब माइक्रो होता है, ये जी से ग्राम। एन का मतलब नैनो, ठीक है ना। पी का मतलब पीको, और एफ का मतलब फेमटो, ठीक है। और एफ की वैल्यू होती है 10⁻⁻15, ठीक है। और पीको का मतलब पी का वैल्यू होता है 10 की पावर, जहाँ पे भी अगर आपको पी को लिखते हैं ना, पी को स्मॉल पी, तो 10⁻⁻12। नैनो 9, ठीक है, नैनो 9, 10⁻⁻9। माइक्रो 10⁻⁻6। मिली, ये तो पता ही होगा, 10⁻⁻3। बस ये याद रखना है, ठीक है ना। मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब -6, नैनो का मतलब -9, फेमटो का मतलब -15, और पीको का मतलब 10⁻⁻12। आगे बढ़ते हैं। अब मीटर को एम से नोट करते हैं, मिली को मिलीमीटर, वही सेम चीज़ है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, बस ग्राम की जगह पे यहाँ पे मीटर आ गया, ठीक है। ग्राम की जगह पे मीटर, मिलीमीटर, फेमटोमीटर। अब वॉल्यूम का बात कर लेते हैं थोड़ा। लीटर एल, मिली,
माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, लीटर तो सेम ही है। देख लेते हैं जरा से ये भी। बायोमोलिकुलर डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ मास एंड लेंथ फॉर बायोमोलिक्यूल आर एक्सप्रेस इन डेल्टन। जो मास है और लेंथ है, मास की जो मास का जो डायमेंशन है वो हम डेल्टन लेके चलते हैं, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री में। और लेंथ लेंथ का जो लेंथ का जो डायमेंशन है उसको नैनोमीटर लेके चलते हैं। मोलिकुलर मास को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलिकुलर मास मतलब मास ऑफ वन मोलिक्यूल। मोलिकुलर मास मीन्स मास ऑफ वन मोलिक्यूल। 1 Dalton is equivalent to 1/12 of mass of carbon. 1 Dalton equals to 1/12 of कार्बन का मास। कार्बन कौन सा? कार्बन 12 आइसोटोप होता है, ठीक है ना। किलो डेल्टन, किलो की मतलब किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, ठीक है ना। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो किलो डेल्टन मीन किलो के जगह पे आप 10 की पावर 3 लगा दो। 10 की पावर 3 का मतलब 1000, और डी को डी, डेल्टन को डेल्टन छोड़ दो, 1000 डेल्टन, ठीक है। ए मेगा डेल्टन, मेगा इज 1 मिलियन डेल्टन, ठीक है ना। मेगा का मतलब होता है 1 मिलियन, मेगा मतलब 1 मिलियन, और 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है। नैनोमीटर को एनएम लिखते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। तो 1/10⁻⁹ बताया था। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, यूनिट्स वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, कुछ खासा नहीं मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा कि 1 मिलीग्राम को 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 100 माइक्रोग्राम। ये सही है, ये गलत है, पहले पता करो, ठीक है ना। तो पता करते हैं। देखो, इसको पता करने का सिंपल सा एक तरीका है, चीज़ें लिख लो। तो क्या बोल रहा है, 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 100 माइक्रोग्राम। तो मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर रखा है, तो हम कन्वर्ट करके देखते हैं 1 मिलीग्राम को। तो हम जानते हैं 1 मिलीग्राम, ठीक है ना, 1 मिलीग्राम। तो इसने मिलीग्राम को क्या किया है, माइक्रोग्राम में कन्वर्ट किया है। तो हम माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो क्या करेंगे ना, मिली को क्या कर देंगे हम, मिली को लिख देंगे 10⁻³ ग्राम को ग्राम ही छोड़ दो, ठीक है ना। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, माइक्रो में। किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रो में। तो यहाँ पे माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, ये होता है माइक्रो का मतलब। तो नीचे भी 10⁻⁶ कर देते हैं, ठीक है। अब करो, क्या करो, 1 इंटू में 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻⁻⁶। ऊपर वाले 10⁻⁻⁶ को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइक्रो लिख सकता हूँ, म्यू। और ये तो जी तो था भाई पहले से, तो म्यू जी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁻⁶ ऊपर जाके 10⁻+6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑल आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻³ माइक्रोग्राम मीन्स 1000 माइक्रोग्राम। तो ये कितना बोला, 100 माइक्रोग्राम, नहीं ये गलत है। एक सेकेंड थोड़ा, जैसे कि अगर मैं कुछ और एक दो करवाना चाहूँ इसके ऊपर, एक सेकेंड थोड़ा, चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम बोलते हैं 5 नैनोग्राम। 5 नैनोग्राम को आपको कन्वर्ट करना है पिकोग्राम में। 5 नैनोग्राम को पिकोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। 5 नैनोग्राम को पिकोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो 5, तो नैनो का, नैनो तो नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, पिको। तो नैनो हटाओ, नैनो को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁹ लिख सकते हैं। ग्राम को ग्राम ही रहने दो। अब क्या करें, हमें करना है पीको में। हमें क्या करना है, पीको में।
जी तो हमारा आ गया ना, जी तो है, क्वेश्चन में जी है। अब पीको में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। पीको का वैल्यू क्या होता है? पीको का वैल्यू होता है 10⁻12। ठीक है, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे हम? 10⁻12। मैथ्स में जानते हो ना, अगर ऊपर नीचे सेम चीज़ से डिवाइड करते हो तो फिर तो बात जैसा ये था सेम ही रहता है। ऊपर की चीज़ ऊपर जैसे मल्टीप्लाई किया, नीचे भी उतने से ही डिवाइड कर दो तो चीज़ें सेम रहती है। तो 10⁻12। अब क्या कर देंगे? 5 में 10⁻12 ऊपर जाएगा तो 10⁻+12 हो जाएगा। और 10⁻+12 और 10⁻−9 कितना हो गया ओल मिलके? 10⁻3 प्लस में इतना ग्राम इंटू में 10⁻−12 अभी भी है ऊपर। अब 10⁻−12 ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा पीको। तो 5 में 10⁻3, इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा पीको। तो पिकोग्राम, तो इतना पिकोग्राम आंसर आ गया हमारा। चलो एक और कर लेते हैं अब अगर हम बोलें, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, देखेंगे बाद में। अगर हम बात करें, हाथ तक नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या लें हम, नैनो हो गया, लेट्स सपोज फेमटो 3 माइक्रोग्राम को फेमटोग्राम में बदलो। ठीक है ना, फेमटोग्राम 3 माइक्रोग्राम में कितना फेमटोग्राम होगा? 3 माइक्रोग्राम में कितना फेमटोग्राम होगा? तो क्या करेंगे? 3 में माइक्रो है ना, हमें माइक्रो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? फेमटो। तो माइक्रो हटाओ, माइक्रो को क्या कर देंगे? 10⁻⁻6 और ग्राम तो रह ही जाएगा। अब क्या करेंगे? फेमटो में बदलना है ना, फेमटो। तो फेमटो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻15। ठीक है ना, तो क्या करो? 10⁻15 नीचे लिख दो, ऊपर फेमटो ही लिखो, ऊपर एफ लिखो, क्यों 10⁻15 लिखना? ऊपर एफ लिखो, नीचे 10⁻15 लिखो। अब क्या करो? 10⁻15 लिखा है, और अगर ये इसको ऊपर ले जाओगे, अगर ऊपर ले जाओगे 10⁻+15 हो जाएगा। और 10⁻+15 और 10⁻−16 कितना हो जाएगा आंसर? 10 की पावर, ये हो गया 4 5 9, इतना, ये एफ और ये जी, तो इतना फेमटोग्राम। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्जन। तो यूनिट्स में से यही आएगा कि कैसे कैसे कन्वर्ट करोगे। तो कुछ अलग हो रहा है आज, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चार्ज में लगा इसीलिए लगता है। ठीक, अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, हाँ ठीक है, अमाइनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनता है, लेकिन ये ट्रू है। पॉलीसेक्राइड आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीसेक्राइड वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है? नहीं, न्यूक्लियोटाइड से क्या बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो पॉलीसेक्राइड किसी से बना होता है? मोनोसेक्राइड से। ये फॉल्स हो गया, फॉल्स होगा। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। 1 मिलीग्राम 100 माइक्रोग्राम, नहीं अभी तो 1000 आया था ना, हमने देखा था 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम आया था, ये फॉल्स है। तो कन्वर्जन से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है। ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ये तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि वो बताओ 3 माइक्रोग्राम में कितने फेमटोग्राम होंगे, 10 माइक्रोग्राम में कितने ये होंगे, यही सब क्वेश्चन आ सकता है और कुछ नहीं। अब एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय वोलर। वोलर द्वारा यूरिया के सिंथेसाइज को एक्सप्लेन करना है, कैसे किया था उन्होंने, हीट करके क्या किया। डिस्क्राइब अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसको डिस्क्राइब करना है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन केमिकल फाउंडेशन ऑफ लाइफ, इसके ऊपर एक नोट्स लिखना है आपको, ब्रीफ नोट अच्छे से बताना है कि केमिकल फाउंडेशन ऑफ लाइफ कैसे केमिकल पे डिपेंड कर रही है लाइफ हमारी। एनलिस्ट द मेजर फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल,
बायोमोलिक्यूल के मेजर फंक्शंस बताना है, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और लिपिड के और न्यूक्लिक एसिड, इन सब के फंक्शन आपको बताना है। पहले तो थोड़ा बहुत बताना बायोमोलिक्यूल के, नॉर्मली बायोमोलिक्यूल के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट लिखना होगा आपको, फिर इन तीनों को अलग से सेपरेट से इन तीनों को थोड़ा इन तीनों के बारे में बताना होगा। ये चीज़ के आंसर दिए हुए हैं। तो अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, इसके ऊपर आपको थोड़ी सी चीज़ें लिखनी है, बाकी ये चीज़ डिफाइन करना। जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको जिस क्वेश्चन में लगता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन के लिखा जा सकता है तो जरूर लिखना केमिकल रिएक्शन। बाकी आपको इस सब क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार लिख रखा है प्लीज सी सेक्शन 1.44 मोर डिटेल, क्योंकि मतलब कि आपको आपको ज़्यादा डिटेल देनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो 2-3 लाइन में आप खत्म नहीं करोगे, कम से कम आपको क्वेश्चंस को 10 to 15 लाइन्स में कवर करना ही होगा। 10 लाइन मिनिमम है ही है कि 10 लाइन में आप लिखोगे आंसर्स को, ठीक है ना। 10 लाइन से कम में आप नहीं कर सकते। तो जितना ज़्यादा अगर आप इसके बारे में अगर मैं करूँ तो एक सेकंड रुक जाओ। इन चारों क्वेश्चन के आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन एक पीडीएफ दे दूंगा जिसमें इस चारों क्वेश्चन के आंसर होंगे। उन आंसर्स को पढ़ो और अपने आप से बना के लिखो, उनको रट्टा मत मारना, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ो, अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करो, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि 4 लाइन पढ़ के आप 10 लाइन का आंसर लिख दोगे, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको 10 लाइन में लिखना है तो उसके लिए कम से कम आपने 15-20 लाइन उसके बारे में पढ़ा हो, तभी तो आप 10 लाइन पढ़ लिख सकते हो। लेकिन अगर आप मान लेते हैं एक्सप्लेन दी सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय वॉलर, ठीक है ना, इसके बारे में आपने पढ़ी है कितनी लाइन, 2 लाइन पढ़ी है। अब अगर ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आ जाता है तो आप क्या करोगे, ठीक है ना, क्या करोगे, 2 लाइन लिख के आ जाओगे। अगर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मांग लिया तो क्या करोगे, बस वही 2 लाइन लिख के आ जाओगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो वो मैं इन सब के जो आंसर्स हैं एक लॉन्ग फॉर्म में दूंगा, लंबे आंसर्स दूंगा, उनको आप पढ़ो और अपने हिसाब से कुछ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये ज़्यादा उतना खास नहीं है, उसको डिस्कार्ड करो अपने वे में, उस आंसर को उससे आंसर एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है ना। जो आपको लग रहा है अपने लैंग्वेज में लिख करना, ठीक है ना। मैं बस प्रोवाइड करूँगा इन चारों के आंसर्स, उसको आप पढ़ो और अपने लैंग्वेज में लिखो उसको। बाकी यहाँ पे हमारा ये यूनिट 1 ख़त्म होता है, अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक लेक्चर था, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इस लेक्चर में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री अभी ये तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा। अगले में शायद से वाटर का के बारे में पढ़ेंगे, वाटर का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो अभी हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि 42 मिनट का हो चुका है, ठीक है ना, ये 43 मिनट हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगली यूनिट के साथ। थैंक यू।